अस्सलाम वालेकुम। एक और वी लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। आज मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जमहूरियत में ज़ाहिर है कि ख़ास करके वो जहाँ पर असल जमहूरियत हो, फ़ैसले जो हैं वो मुंतखब जो नुमाइंदों के ईवान है वहाँ पे हुआ हुआ करते हैं। और जो मेरे अक़ब में आप पार्लियामेंट हाउस देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी अगर हकीकी मानों में जमहूरियत है तो तमाम फ़ैसले जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको करने चाहिए। अब इस वक्त जो हुकूमत में ऐसी जमातें हैं जैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी कि वो इत्तेहाद जिन्होंने इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया, और इसमें वो जमातें हैं जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, ANP है और इस तरह की बाकी जमातें हैं जिनका ये दावा है कि उनकी जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को लाना है, आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करना है और सिविलियन सुप्रीमेसी को इस मुल्क के अंदर लेके आना है। अब आज मैं आपके साथ जो वी लॉग कर रहा हूँ, अब ये जो गवर्नमेंट को तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है PDM को, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये गवर्नमेंट जो है कितनी खुद मुख्तार है और ये जो गवर्नमेंट है एस्टेब्लिशमेंट की कैसे सबसर्विएंट है, यानी कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट के ये नीचे लगे हुए हैं, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। जो दावे हैं इनके, वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जो बड़े बड़े दावे करते हैं उसके बरक्स जो इनर वर्किंग है इस गवर्नमेंट की, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितने समझौता किया हुआ है। और इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि इल्ज़ाम मैं एस्टेब्लिशमेंट को नहीं दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो भी ताकतवर होता है वो अपनी ताकत खुद से तो नहीं छोड़ेगा, और ख़ास करके जब उसके मुकाबले में ऐसे लोग हों जो खुद उनको ताकतवर बनाना चाहते हों, जो खुद उनके पाँव में गिरे हों, जो खुद उनके नीचे लगे हों, तो फिर क्यों करके कोई जो ताकतवर है वो अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या उसे छोड़ेगा। हालिया चंद दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये जो नून लीग है, ये जो पीपल्स पार्टी है, कभी वोट को इज़्ज़त दो, आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के जो नारे लगाते थे वो कितने खोखले हैं। जो इनकी हुकूमत है, जो इस वक्त ये कर रहे हैं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो हमने देखा कि इसी हफ्ते लाहौर में जो आसमा जहांगीर जो फोरम या एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमने देखा कि बहुत खुलकर बात हुई जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, आइन और कानून की हुक्मरानी, और उसमें कई ऐसी तकारीर की गई जो ज़ाहिर है कि मुतनाज़े भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप खुलकर बोलेंगे और सच बोलेंगे तो यकीनी तौर पर वो मुतनाज़े तो होगी। उसमें अगर हम देखें तो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का जो खिताब है वो बड़ा प्रोमिनेंट है। जो बातें उन्होंने की हैं उस पर बेशक आपको जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की शख्सियत या उनके नुक्ते नज़र से एतराज़ हो, लेकिन जो बातें उन्होंने की उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। फिर उसमें मंजूर पश्तीन ने भी वहाँ पे खिताब किया और उनका खिताब जो है वो बड़ा मुतनाज़े था, क्योंकि उस खिताब के दौरान एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ पे नारे भी लगे। और फिर हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर खिताब किया, और उनके खिताब के दौरान ये नारे लगे। कुछ लोगों ने जो अली वज़ीर जो मेंबर कौमी असम्बली हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया, तो उस पर तैश में आ गए जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नारे आप वहाँ पे जाके लगाएं जो उनको रिहा कर सकते हैं। मतलब उन्होंने साफ शफाफ अल्फाज में ये बात कह दी कि मौजूदा हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार ही नहीं है कि वो अली वज़ीर जो एक मेंबर कौमी असम्बली है उनकी रिहाई के लिए कुछ कर सके। और साथ में ये भी कह दिया कि उनकी हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। वो अलग बात है कि जब उसका इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अजीब मंतक बयान की। उस का जो दिफा है उस बयान का वो अजीब तरीके से किया कि जब वो खिताब कर रहे थे वो ये भूल गए थे कि वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। वो बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन के खिताब कर रहे थे, और इस वजह से उन्होंने अपना वो जो बयान है वो वापस ले लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि वो बेशक गलती से किया हो या अनजाने में किया हो, उन्होंने बेसिकली हकीकत बयान की है कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट चल रही है। अब ये गवर्नमेंट जो है कितनी कमज़ोर है, कितनी स्पाइनलेस है, कितनी टूथलेस है, उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि उस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है कि वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब भी मौजूद थे, जो अब वज़ीर कानून नहीं रहे। और
उनको उसके बाद फिर गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें नए जजेस की तैनाती पर जो कई अरसे से एक मामला लटका हुआ था, उस पर कुछ इत्तेफाक राय हुआ। और उस इत्तेफाक राय के बाद ये खबर आई कि जो वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब हैं, उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीर के बरक्स उन जजेस के हक़ में वोट दिया जो उनके मुताबिक जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उस पर पूरा नहीं उतरते थे, और उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया, और इस वजह से वो जो वज़ारत कानून है उनका उसका जो कलमदान है उन्होंने उसको वापस कर दिया हुकूमत को। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर वो मौजूद थे, तो उन पर यही एतराज़ था कि शायद वो उस सारी डिस्कशन से महजूज़ हो रहे थे और हुकूमत के ऊपर दबाव था कि इनको फ़ारिग करें, या जो वज़ीर कानून है ये वज़ाहत पेश करें। उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, वज़ाहत भी दी, लेकिन शायद वो नाकाफ़ी थी, और इस वजह से फिर उनको ओहदे से हटा दिया गया। और अब सोचने वाली बात है कि ज़ाहिर है कि वज़ीर कानून अगर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उनको तो ये नहीं पता था कि वहाँ पर क्या कुछ डिस्कस होने जा रहा है और क्या नारे लगेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने वज़ीर कानून की कुर्बानी दे दी, और बातें वो करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपने देखा कि फिर इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक बयान इस हवाले से जारी किया, और एक वज़ाहत जारी की हुकूमत की तरफ से। तीसरा फिर जो साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बयान दिया, और उसमें भी उन्होंने वज़ाहत की। और ये बड़ी अजीब बात है कि ये वही जमातें हैं जो पहले खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत के अंदर किरदार है उसको तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन आज वो इतने मजबूर हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि वो हर तरह से एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप तर्जुमान बनना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर जो मेरा एतराज़ है, या बहुत से बाकी जो लोग हैं उनका एतराज़ ये है कि फिर जो आप ये खोखले नारे लगाते थे सिविलियन बालादस्ती के, आइन और कानून की हुक्मरानी के, फिर आपको वो नहीं लगाने चाहिए थे। आपकी दौड़ अगर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना था, और अगर आपको इक़्तिदार मिल गया है तो बावजूद इसके कि आप इतने गैर मकबूल हैं, लेकिन आप कुर्सी के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, और जो बाकी मादा मुद्दत है इस लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, ये जो पार्लियामेंट है, वो पूरी करना चाहते हैं, तो फिर आपको कम अज़ कम अवाम में जाके ये दावे नहीं करने चाहिए। और नून लीग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से जो अपने ही किसी वज़ीर को कुर्बानी का बकरा बनाया। माज़ी में अगर आप चले जाएँ तो आपको पता है कि 2014 को जो धरना हुआ था ठीक इसी मकाम डी चौक के ऊपर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, उसके कुछ अरसे के बाद जब वो धरना ख़त्म हो गया, तो उन्हीं के एक सीनियर रहनुमा थे नून लीग के, अगर आपको याद पड़ता हो, तो उन्होंने एक बयान दिया इस हवाले से कि और ख़ास करके उन्होंने बीबीसी को एक मुशाहिदुल्लाह साहब ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, मुशाहिदुल्लाह साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जब ये धरना चल रहा था डी चौक पर इमरान खान साहब का, तो उस वक्त के जो DG-ISI थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, उनके सामने एक ऑडियो टेप सुनाई गई जिसमें वो धरने के हवाले से जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से बात हुई। ज़ाहिर है कि वो बहुत तहलका खेज़ इंकिशाफ था या दावा था, उसका काफ़ी बैकलैश आया, और हुआ ये कि जो PMLN थी, उन्होंने उनको खुश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को उन पर दबाव डाला मुशाहिदुल्लाह साहब के, वो उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। फिर दूसरा, जब डॉन लीक्स की इंक्वायरी जब कंप्लीट हुई, वो फेमस ट्वीट आपको याद होगा, जब इंक्वायरी की फाइंडिंग्स पब्लिक की गई, तो उसके बाद ISPR की तरफ से एक ट्वीट आया रिजेक्टेड का, जो आज भी लोगों की यादाश्त में बिल्कुल मौजूद है। और क्योंकि ज़ाहिर है कि जो फ़ौज थी मुतमईन नहीं थी जो भी इंक्वायरी की गई, फिर उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये किया कि परवेज़ रशीद साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। हालांकि बाद में ख़ुद नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ और बाकी जो नून लीग की क़यादत है, इस बात की तस्दीक की कि जो मुशाहिदुल्लाह का मौक़िफ़ था या जो बाकी डॉन लीग्स के हवाले से जो भी उस वक्त मामलात थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन उस वक्त नून लीग ने और नवाज़ शरीफ ने असूलों पर समझौता किया, उस वक्त वो स्टांस ना लिया, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने अपने वज़रा को कुर्बानी का बकरा बना दिया, और आज एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये
कंपैरिजन कर रहे थे कि ये इमरान खान को सिलेक्टेड, ये कहते हैं कि इमरान खान एक कठपुतली वज़ीर आज़म थे, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से वो आए थे। लेकिन एक क्रेडिट इमरान खान को ज़रूर दें कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, और ये कोई अब ओपन सीक्रेट है। ख़ुद जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने कई मुलाकातों में सहाफ़ियों के साथ और अदरवाइज़ इस बात का वो इजहार कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि पंजाब जो पाकिस्तान का सियासी तौर पर भी अदरवाइज़ एक इम्पॉर्टेंट सूबा है, वहाँ पर एक प्रोएक्टिव किस्म का वज़ीर आला होना चाहिए, उस्मान बुज़दार को नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कहने के बावजूद, उनके दबाव के बावजूद इमरान खान साहब ने आखिरी दम तक उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला उनके ओहदे से नहीं हटाया। वो उस पर डटे रहे, बल्कि एक आध जो किसी इंटरेक्शन में सहाफ़ियों के साथ जनरल बाजवा से जब ये सवाल हुआ कि आप पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप असल हुकूमत तो फ़ौज कर रही है, तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर ऐसा ही होता तो फिर उस्मान बुज़दार पंजाब का वज़ीर आला ना होता। मतलब उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया कि फ़ौज चाहती थी कि कोई बेहतर वज़ीर आला आए पंजाब का, लेकिन इमरान खान साहब उस पर डटे रहे। तो कम अज़ कम ये जो मौजूदा जो जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में ये जो दावा कर रही हैं और ये दावा करती हैं, शायद इनको ये दावा नहीं करना चाहिए। और अगर इनका ख्याल है, और बाद में माजी की एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह को आपने कुर्बानी का बकरा बनाया, परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया, लेकिन हुकूमत आपकी फिर भी नहीं बची। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, समझौता करते रहेंगे, और जो बाकी मांदा मुद्दत है असम्बलियों की वो आप पूरी कर पाएंगे, मुझे लगता है कि फिर आपने माजी से कुछ सबक नहीं सीखा। और आखिर में मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ साहब सीनियर सहाफ़ी, मेरे दोस्त भी थे, उनके जो ख़यालात थे या उनका जो वे ऑफ़ रिपोर्टिंग है उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं, शायद मुझे भी एतराज़ था, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको इस तरीके से अंधोनाक तरीके से दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए या किसी की भी इस हवाले से जान ले ली जाए। जो सबसे तकलीफ़ देह बात है कि मरीम नवाज़ की तरफ से एक ट्वीट सामने आया कि जब जो उनकी मैयत है, जो कॉफ़िन है अरशद शरीफ का, वो जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक निजी एयरलाइन के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर उन्होंने एक अजीबो-गरीब, एक हाईली इनसेंसिटिव, मैं कहूँगा एक काबिल मज़म्मत उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि उसमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं। ठीक है, जब कलसूम नवाज़ साहिबा बीमार थीं, लंदन में ज़ेरे इलाज थीं, तो बहुत से ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के अंदर भी थे, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने उसका मजाक बनाया। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तब भी लोगों ने इस तरह की बातें की। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक बुराई का जवाब जो है आप बुराई से ही दें। और दूसरा, जब आप अपने आप को एक अहम जमात की आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप पर यह ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। आपको ट्रोल नहीं है कि इस मौके पर इस तरीके से जब एक शख्स इस दुनिया से चला गया, बेशक आपको उसकी रिपोर्टिंग से, उसके नज़रिए से इख्तलाफ हो, ये इस तरह का ट्वीट करना, और जिसने भी मरीम नवाज़ साहिबा को ये मशवरा दिया है, शायद वो उनका दोस्त नहीं है और बल्कि उनका दुश्मन ही है, क्योंकि उस पर रद्द अमल देखें। इवन जो उनके अपने सिंपथाइज़र्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी उनके इस ट्वीट से इत्तेफाक नहीं कर रहे। एनीवेज़, आज के वीलॉग से इतना ही। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।